नमस्कार दोस्तों, ऑफिसर्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की चौथी क्लास देखेंगे। आधार अंक। आधार अंक क्या है? बेसिस पॉइंट, ठीक है, बीपी। जब आरबीआई करती है, आरबीआई क्या है? मौद्रिक नीतियों में मौद्रिक नीति समिति अथवा आरबीआई जब क्या करती, दरों में परिवर्तन करती है, ठीक है। महंगाई बढ़ती या घटती है तब आरबीआई दरों में परिवर्तन करती है। तब प्रतिशत शब्द के स्थान पर आधार अंक शब्द का प्रयोग करती है, मतलब परसेंट का प्रयोग नहीं करती है आरबीआई। आरबीआई आधार का, बेसिस पॉइंट का इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट कम कर दिया गया, ठीक है, सीआरआर इतना कम कर दिया गया, ठीक है। आधार अंक एवं प्रतिशत दोनों में एक संबंध है। अब देखिए क्या, 1% बराबर कितना होगा? 100 बेसिस पॉइंट। 100% बराबर 1000, ठीक है। 100% बराबर 10,000, ठीक है। 100 तो 10,000। अतः यदि आरबीआई सीआरआर को कितना 1% परिवर्तित करेगी, तब कहा जाएगा सीआरआर को कितना 100 आधार अंक परिवर्तित किया गया। अगर 1% बराबर कितना होगा? 100 आधार, ठीक है। 10% बराबर 1000 आधार अंक। दरों में किए गए परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पर क्या व्यापक प्रभाव पड़ता है, परंतु परसेंट शब्द सुनने में छोटा लगता है। परसेंट जब छोटा सुना जाएगा, अगर बोलेंगे 2% तो वो छोटा लगेगा। उसी को आधार बेसिस पॉइंट में बोलोगे तो 200 बेसिस पॉइंट तो बड़ा लगेगा। अतः इस परिवर्तन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आधार अंक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला टर्म्स क्या है? पॉलिसी कॉरिडोर अथवा एलएएफ कॉरिडोर, ठीक है। पॉलिसी कॉरिडोर अथवा एलएएफ कॉरिडोर। प्रारंभ में जब एलएएफ की व्यवस्था भारत में लागू हुई, तब इसके अंतर्गत का RRR एवं RR को लागू किया गया, ठीक है। बाद में एमएसपी की व्यवस्था को भी एलएफ के अंतर्गत लाया गया, ठीक है, एमएसएफ को, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आगे देखेंगे, ठीक है। परंतु अप्रैल 2022 में क्या हुआ? RRR को एसडीएफ ने प्रतिस्थापित किया, ठीक। RRR की जगह क्या एसडीएफ आ गया। अब वर्तमान में आरबीआई के एलएएफ की व्यवस्था के अंतर्गत 3 उपक्रम आते हैं। ये एलएफ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये 3 आते हैं, एसडीएफ, आरआर, एमएसएफ। एलएएफ के अंतर्गत आने वाले यह तीनों उपकरण मिलकर आरबीआई का पॉलिसी कॉरिडोर अथवा एलएएफ कॉरिडोर बनाते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलिसी कॉरिडोर अथवा एलएफ कॉरिडोर, एसडीएफ, आरआर और एमएसएफ, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा पीछे। एलएफ क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गया, ठीक है। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। आगे देखिए, इन तीनों के बीच एक निश्चित संबंध रखा गया। यह संबंध तभी परिवर्तित होगा जब आरबीआई इसमें परिवर्तन करेगी। वर्तमान में एसडीएफ हमेशा आरआर से कितना होता है? एसडीएफ हमेशा क्या होगा?
25 बेसिस पॉइंट बराबर कितना 0.25%, ठीक है होगा। जबकि एम एस एफ जो है, एम एस एफ हमेशा आर आर से कितना 25 बेसिस पॉइंट 0.25% ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा, ठीक है। अतः मौद्रिक नीति समिति मात्र आर को परिवर्तित करती है। मौद्रिक नीति जो समिति होती है किसको, आर को परिवर्तित करती है, ठीक है, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को नहीं परिवर्तित करती। उसी अनुरूप एसडीएफ तथा एमएसएफ उसी अनुपात में स्वतः परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि इन तीन दरों में एसडीएफ सबसे कम होता है। इसे एलएफ कॉरिडोर का फ्लोर कहते हैं। जो एसडीएफ होता है ये सबसे कम होता है, क्योंकि एमएसएफ इन तीनों में सबसे उच्च दर है। इसे एलएफ कॉरिडोर का सीलिंग कहते हैं। किसको सबसे ज़्यादा क्या होता है, एमएसएफ, इन दोनों में सबसे एमएसएफ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, एसडीएफ सबसे कम। वर्तमान नियमों के अनुसार बैंक दर हमेशा एमएसएफ के बराबर होती है, ठीक। एमएसएफ अगर 25 बेसिस पॉइंट 6.75%, ठीक है, 6.5%। आरआर कितना 6.5%, एसडीएफ और कम 6.25%, ठीक। एसडीएफ से 25 बेसिस पॉइंट आरआर ज़्यादा है, इससे 25 बेसिस पॉइंट एमएसएफ ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए सस्ती ऋण नीति एवं महंगी ऋण नीति। सस्ती ऋण नीति एवं महंगी ऋण नीति, ठीक। कब आपको सस्ता लोन मिलता है, कब महंगा, चीप मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी, ठीक है। डियर मीन्स महंगा, महंगी मनी पॉलिसी होती है। आपने मौद्रिक नीतियों के माध्यम से जब एक देश की केंद्रीय बैंक क्या करती, ब्याज दरों एवं आरक्षी अनुपातों में निरंतर कमी लाए एवं ऋण को सस्ता बनाए, मतलब लोन लेना सस्ता हो जाए, ब्याज दर एवं आरक्षी अनुपातों में कमी कर दे, इंटरेस्ट रेट कम कर दे, ठीक है। तो बैंक लोन ले, बैंक ज़्यादा, बैंक को हिस्सा कम रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो बैंक लोन ज़्यादा देगी, ठीक है। ऐसी नीति को सस्ती ऋण नीति कहते हैं। सस्ती ऋण नीति का क्या उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देना। सस्ती ऋण लोन मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगी और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का होता है। इन नीतियों का विस्तारवादी नीति भी कहते हैं, इन्हें विस्तारवादी नीति भी कहते हैं। इन्हें एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, डोविस पॉलिसी या मॉनेटरी ईजिंग या क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कहते हैं। ये चारों नाम हैं, ठीक है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, डोविस पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी ईजिंग एवं क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कहते हैं। इससे भिन्न क्या होता है, मौद्रिक नीतियों में ब्याज दरों को तथा आरक्षी अनुपातों को, रिजर्व रेशियो को, सीआरआर को निरंतर अगर बढ़ाया जाएगा तो ऋण महंगा किया जाएगा, ठीक है। तो बैंक को ज़्यादा हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, लोन कम देंगे। इसे महंगी ऋण नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर महंगाई बढ़ गई तो उसको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, कि डिमांड कम हो जाए मार्केट में। परंतु इससे आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी। लेकिन अगर डिमांड कम हो गई तो व्यापार लेन देन प्रभावित होगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। महंगी रणनीति को डियर मनी पॉलिसी, ठीक है। अगर महंगी रणनीति है तो डियर मनी पॉलिसी। इसे संकुचन की नीति भी कहते हैं, ठीक है। इसे मॉनेटरी टाइटनिंग अथवा कंट्रैक्शनिस्ट पॉलिसी अथवा हॉकिस पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है, हॉकिस पॉलिसी भी कहते हैं। अगला है तरलता संजाल, लिक्विडिटी ट्रैप क्या है। जब किसी भी कारण से तरलता अथवा मुद्रा अर्थव्यवस्था के किसी एक हिस्से में फंस कर रह जाए, मतलब लिक्विडिटी जो है किसी एक हिस्से में रह जाए एवं बाजार तक ना, मार्केट तक ना पहुंच पाए, तब इस दशा को तरलता संजाल की दशा कहते हैं। इसके पीछे कई अलग अलग कारण उपस्थित होते हैं। जैसे यदि किसी प्रकार की महामारी, कोरोना जैसे प्राकृतिक आ गए, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, युद्ध हो गया, अथवा प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियां, सूखा पड़ गया, अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तब क्या होता है, ऐसे में लोगों के पास जो धनराशि बची होती है, लोगों को अगर ये सब महामारी, ये समस्याएं आई तो लोगों के पास जो बची धन वो इसे खर्च ना कर अपने पास रखने का प्रयास करते, वो फिर खर्च नहीं करते, ना बैंक में रखते, कहीं नहीं, अपने पास रखते हैं। इसके कारण क्या होता है, मुद्रा बाजार तक नहीं पहुँच पाती, मार्केट में मनी ही नहीं पहुँच पाती, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि काले धन को खर्च कर पाना एक जटिल प्रक्रिया है। काले धन को अगर है
वो कैसे खर्च होगा। ऐसे में यदि एक अर्थव्यवस्था में लोगों के पास अगर काला धन ज़्यादा हो गया और इसे खर्च ना करें एवं इसे अपने पास छुपा कर रखे, कहीं गाड़ कर रख दिया, तो ऐसे में क्या हो, यह धनराशि मार्केट तक नहीं, बाजार तक नहीं पहुंच पाती। तरलता संजाल की स्थिति उत्पन्न होती है, इससे भी तरलता संजाल होती है, ठीक है, ट्रैप में फंस जाती है, लिक्विडिटी ट्रैप। अगला पॉइंट क्या है कि यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर अत्यधिक कम है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है एवं बैंक जमा राशि पर जमाकर्ता को कम ब्याज देता है, अगर बैंक ब्याज कम दे रही है, मान लो हमारे पास कोई बचत हो रही है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तब अगर ब्याज, तो हम लोग सोचेंगे हटाओ, क्या मतलब बैंक में जमा करते हैं करेंगे, तब ऐसे में क्या लोग अपना अधिशेष जो अधिक धन होगा उसको बैंक में जमा न कर अपने पास ही रखेंगे। इसके कारण घरों में पड़ी धनराशि क्या होगी, अगर पैसा भी घर में रखा रहेगा और बैंकिंग व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाती एवं तरलता संजाल जैसी स्थिति उत्पन्न होगी इससे भी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी जैसी दशा होती हो, मंदी जैसी हो जो, और बेरोजगारी बढ़ती है, औद्योगिक इकाइयाँ अपने कार्यबल को कम करने का प्रयास करती हैं, औद्योगिक जो इकाइयाँ कार्यबल कम कर देती हैं, लोगों को नौकरी से रोजगार से निकाल देती हैं। इस अनिश्चितता के कारण भी बैंक उपभोक्ता को ऋण देने से कतराते, फिर बैंक उपभोक्ता को ऋण भी नहीं देते, उनके पास कोई पैसा भी नहीं है। ऐसे में यदि केंद्रीय बैंक बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित भी करती है, बैंक उपभोक्ता को पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं कराती, अगर आरबीआई बैंक को पैसा देती भी तब भी वो नहीं उपलब्ध करेंगे एवं धनराशि बैंकिंग व्यवस्था में ही फंसी रह जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला है हेयर कट या मार्जिन रिक्वायरमेंट। हेयर कट या मार्जिन, यदि ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से हमें मान लो ऋण प्राप्त करना है बैंक से, तो कोई संपत्ति गिरवी रखी जाए, हमारे पास कोई संपत्ति है उसकी रजिस्ट्री हम गिरवी रखें और संपत्ति का मूल्य प्राप्त किए गए ऋण से हमेशा ज़्यादा होगा। अगर बैंक कोई भी लोन देती है, जो संपत्ति गिरवी रखी जाती है उसका मूल्य संपत्ति हमेशा ज़्यादा होती है। 100 रुपये का सोना गिरवी रखकर 70 रुपये के ऋण की प्राप्ति होती है, ठीक है। गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य एवं प्राप्त किए गए ऋण के बीच जो उपस्थित अंतर को हेयर कट अथवा मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है, ठीक है। देखो, संपत्ति के मूल्य, मान लो आपकी जो संपत्ति 100 रुपये का सोना है मान लो, और 70 रुपये, इनके बीच के जो 30 रुपये हो वो क्या हुआ है, हेयर कट या मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। यदि किसी गिरवी रखी गई संपत्ति का मूल्य बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, तब क्या करता है, ऐसे में हेयर कट ज़्यादा होगा। इससे भिन्न यदि किसी गिरवी रखी गई संपत्ति का मूल्य स्थिर हो, तब ऐसे में हेयर कट कम होगा, ठीक है, हेयर कट कम होगा अगर स्थिर हो तो। अगला टर्म्स क्या है, अगला है फेड टैपरिंग। यहाँ फेड शब्द का क्या मतलब, फेडरल रिजर्व बोलते हैं, को संबोधित करता है, जो कि अमेरिका की केंद्रीय बैंक है फेडरल, जबकि टेपरिंग का शब्द मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन को संबोधित करता है। यूएसए जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अतः इसका प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर देखा जाता है। यदि अमेरिका जो है सस्ती रणनीति अपनाई जाती है, अमेरिका में अगर सस्ती ऋण अपनाई तब क्या होगा, डॉलर का प्रवाह न सिर्फ अमेरिका में बढ़ेगा, डॉलर का प्रवाह बढ़ जाएगा, बल्कि विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ठीक इसके उपरोक्त यदि अमेरिका में महंगी रणनीति अपनाई जाती है तब क्या होगा, ऐसे में अमेरिका में मांग नीचे आएगी, महंगी में अमेरिका में डिमांड, और साथ ही विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में भी डॉलर का पलायन बढ़ेगा, अन्य अर्थव्यवस्था में डॉलर का पलायन बढ़ जाएगा। जब 2020 में कोविड संकट आया तो पूरे विश्व में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में मांग प्रभावित हुई, डिमांड कम हो गई थी उस समय। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों ने मांग को पुनः बढ़ावा देने के लिए फिर क्या किया बैंकों ने कि उद्देश्य सस्ती ऋण अपनाई थी। जब ऐसी समस्या होती है तो अधिकतर सस्ती रणनीति अपनाई जाती है। इससे क्या होता है, मांग तो बढ़ी परंतु साथ ही मांग जनित मुद्रास्फीति भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बढ़ गई।
इसी दौरान 2022 में रूस एवं यूक्रेन के बीच भी संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। इसके कारण भी विश्व बाजार में कच्चे तेल क्रूड ऑयल का मूल्य बढ़ा, जिसने पूरे विश्व में लागत जनित मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया। कास्ट पुल इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे दिया इसने। ठीक, वो डिमांड पुल थी, कास्ट पुल तो। मांग जनित मुद्रास्फीति पहले से थी एवं लागत जनित मुद्रास्फीति भी, देखो कोविड-19 से मांग जनित तो पहले ही थी, और रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, उससे कास्ट पुल इन्फ्लेशन भी आ गई, और इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण पूरे विश्व में मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़ी। ठीक है, तीव्र गति। ऐसे में क्या हुआ, मुद्रास्फीति को जो इन्फ्लेशन को नीचे लाना केंद्रीय बैंकों की प्राथमिकता बन गई, क्योंकि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों के माध्यम से लागत जनित मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते। अब देखिए, केंद्रीय बैंक की इस समस्या हो गई, तो केंद्रीय बैंक की क्या प्राथमिकता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों के माध्यम से लागत जनित जो कास्ट पुल इन्फ्लेशन है, इसको केंद्रीय बैंक नहीं कर सकते। अतः उन्होंने क्या हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास किया। ठीक है, इस उद्देश्य से सस्ती रणनीति को प्रतिस्थापित कर महंगी रणनीति को अपनाएगा। ठीक है, सस्ती रणनीति को हटा दिया गया और महंगी रणनीति को अपनाएगा। जब यूएससी की केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीतियों में इस परिवर्तन को अपनाया गया, तब इसे फेड ट्रैपिंग कहा गया। ठीक है, जब क्या हुआ, यूएससी की केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीतियों में इस परिवर्तन को अपनाया गया, तो इसे फेड ट्रैपिंग कहा गया। अब मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल क्या होती है। मौद्रिक नीति समिति का गठन उर्जित पटेल समिति के सुझावों के आधार पर, यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ सकता है, आरओ भी। ठीक, कि मौद्रिक नीति समिति का गठन उर्जित पटेल समिति के सुझाव के आधार पर वर्ष कब 2016 में किया गया था। इस समिति के गठन से पूर्व जो है, भारत में मौद्रिक नीतियां आरबीआई के अंतर्गत कार्यरत। इससे पहले क्या हुआ, पूर्व भारत में मौद्रिक नीतियां जो हैं आरबीआई के अंतर्गत कार्यरत टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाती थी। इसके पहले जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, परंतु जब आरबीआई के गवर्नर के पास वीटो पावर हुआ करती थी, परंतु उस समय क्या हुआ, आरबीआई के जो गवर्नर के पास विशेषाधिकार वीटो पावर हुआ करती थी, अर्थात इन नीतियों के जो संदर्भ में अंतिम निर्णय गवर्नर का ही होता था। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी तो थी, लेकिन निर्णय गवर्नर का ही होता था, वो वीटो कर देता था। ठीक है, इसी समस्या से उर्जित पटेल की समिति आई थी। ऐसे में भारत में मौद्रिक नीतियां व्यक्ति केंद्रित हो जाती थी, मतलब जो गवर्नर करेगा वही होगा, साथ ही नीतियों में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। अब क्या हुआ, भारत में मौद्रिक नीतियां जो है मौद्रिक नीति समिति बनाती है। इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। मौद्रिक नीति जो समिति होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। इसमें कुल टोटल 6 सदस्य होते हैं एवं निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। पहले क्या होता था एडवाइजरी काउंसिल में, उसमें वो वीटो कर देता था रिजर्व बैंक गवर्नर जो है। ठीक है, अब लेकिन बहुमत के आधार पर आरबीआई के गवर्नर को मिलाकर 6 में से जो 3 सदस्य आरबीआई का प्रतिनिधित्व करते थे। आरबीआई के गवर्नर को शामिल करके 6 में से टोटल 3 जो है आरबीआई के प्रतिनिधित्व करते थे, जिनमें से एक सदस्य तो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नरों में से एक होता है। ठीक है, जिनमें एक सदस्य आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं उसमें से एक होता है, 4 डिप्टी गवर्नर हैं उसमें से एक को शामिल करके, जबकि तीसरा प्रतिनिधि जो है, एक तो आरबीआई गवर्नर स्वयं हो गया और जो डिप्टी हैं उसमें से एक शामिल हो गया, और तीसरा जो है आरबीआई प्रतिनिधि, आरबीआई का कोई उच्च पदाधिकारी शामिल हो जाता है। ठीक है, और जो 6 में से अन्य 3 सदस्य हैं उनका चयन सरकार करती थी। अब देखो, इसमें गवर्नमेंट के सदस्य भी शामिल हो गए, पहले गवर्नमेंट के सदस्य नहीं होते थे। तीनों ही अर्थशास्त्री होते हैं, जो गवर्नमेंट के होंगे तीनों अर्थशास्त्री होंगे। सरकार द्वारा चयनित तीनों सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 4 वर्ष होगा। जो गवर्नमेंट 3 सदस्यों का सरकार द्वारा जो चयनित होंगे, इनका ड्यूरेशन क्या होगा, कार्यकाल, ये 4 वर्षों को हो सकता है, परंतु इन्हें 4 वर्षों से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत इनका चयन दोबारा नहीं हो सकता। ठीक है, जो गवर्नमेंट 3 लोगों को नियुक्त करती है, अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो दोबारा उनका चयन नहीं होता था। नियमतः जो है मौद्रिक नीति समिति की बैठक 1 वर्ष में कम से कम 4 बार होनी चाहिए, मतलब 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने में, तो इसी हिसाब से हर साल कम से कम 4
ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु वर्तमान परंपरा के अनुसार मौद्रिक नीति समिति की बैठक वर्ष में 6 बार होती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कर सकते हो लेकिन कम से कम 4 बार तो करो ही। वर्तमान जो परंपरा है वो 6 बार होती है, जो कि हर 2 महीने के अंतराल पर होती है। अभी हर 2 महीने के अंतराल पर होती है जो परंपरा चल रही है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के लिए कम से कम 4 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। टोटल 6 हैं, 6 में 4 सदस्य होना चाहिए। यद्यपि मौद्रिक नीति समिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। मतों की बराबरी की दशा में अगर मत बराबर हो गए तब आरबीआई के गवर्नर का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति के गठन के उपरांत अब मौद्रिक नीतियां ज़्यादा पारदर्शी एवं प्रभावशाली हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए 3 सदस्य गवर्नमेंट के हैं, 3 आरबीआई के हैं। अब गवर्नमेंट के 3 सदस्य तो गवर्नमेंट जो कहेगी वही मानेंगे। इसमें आरबीआई को जो गवर्नर है उसमें भी आरबीआई गवर्नर को गवर्नमेंट नियुक्त करती है। तो अगर उसको मना लिया गया तो बहुमत हो गया। ठीक है, अगला है गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण क्या है? आरबीआई अथवा मौद्रिक नीति समिति जब मौद्रिक नीतियां जारी करती है तब उन्हें प्रभावशाली बैंकों के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, जब आरबीआई मौद्रिक नीति समिति जब मौद्रिक नीतियां जारी करती है तब उन्हें प्रभावशाली जो बैंक है उनके माध्यम से बनाया जाता है। अर्थात यदि दरों में बढ़ोतरी होती है तब अपेक्षा यह की जाती है कि बैंक भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर इसका भार उपभोक्ता तक पहुँचाएँ, मतलब आरबीआई का प्रभाव बैंक भी डाले। इस प्रकार जब मौद्रिक नीति समिति दरों में कटौती करती है तब अपेक्षा क्या की जाती है कि बैंक भी ब्याज दरों में कटौती करें, इसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाएं। यदि ऐसा होता है तभी मौद्रिक नीतियों में किए गए परिवर्तन का क्या होता है, प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मान लो आरबीआई ने तो कर दिया, बैंक नहीं अपना रहे हैं तो इससे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, परंतु कई बार देखा गया कि बैंक इस परिवर्तन को उपभोक्ता तक नहीं पहुँचने देती। प्रायः कभी कभी देखा गया है कि कुछ बैंक ऐसा करते हैं जो ब्याज दरों में घटाते नहीं हैं। अतः ऐसे में कहा जाता है कि मौद्रिक नीतियों के मात्रात्मक उपकरणों का पर्याप्त प्रभाव अर्थव्यवस्था में नहीं पड़ रहा। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव है उसका नहीं। ऐसी स्थिति में क्या है, आरबीआई गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग करेगी, बढ़ा देती है। जब ये प्रभाव नहीं पड़ता तो आरबीआई क्या क्वालिटेटिव उपकरण का प्रभाव बढ़ाते हैं। गुणात्मक उपकरणों के अंतर्गत क्या होता है, आरबीआई बैंकों को उनके नैतिक जिम्मेदारी, ठीक है, मोरल सुसन का बोध कराती है। आरबीआई कहती है कि दरों में किए गए परिवर्तन अर्थव्यवस्था के हित में है और इन्हें प्रभावशाली बनाना बैंकों की जिम्मेदारी है। यदि इसके बाद भी देखो, यदि फिर भी बैंक मौद्रिक नीतियों को अनुपालन ना करें तब आरबीआई प्रत्यक्ष कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन का प्रयोग कर सकती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, वह बैंकों को चेतावनी भी देती है एवं साथ ही वह बैंकों पर जुर्माना भी लागू कर सकती है। ठीक है, आरबीआई क्या करती है, नए नियम बनाकर क्रेडिट रेशनिंग बैंकों को बाध्य कर सकती है कि वे किस क्षेत्र में कितना ऋण किस ब्याज दर पर अनिवार्य रूप से देंगे। मान लो आरबीआई ने बाध्य किया कि आप एग्रीकल्चर को इतना लोन देंगे इतने ब्याज पर। आरबीआई हेयर कट अथवा मार्जिन रिक्वायरमेंट से संबंधित नियमों में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अब आइए गैर पारंपरिक उपकरण, ये क्या होते हैं? मौद्रिक नीतियों में सामान्य परिस्थितियों में पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग होता है, परंतु असामान्य परिस्थितियों, मान लो कंडीशन ज़्यादा खराब हो गई अर्थव्यवस्था की, तब पारंपरिक उपकरण प्रभावहीन हो जाते हैं। ऐसे में गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। और गैर पारंपरिक उपकरणों में क्या क्या है देखिए, हेलीकॉप्टर ड्रॉप या हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर हुवर, दूसरा निगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो पहला पॉइंट क्या है, हेलीकॉप्टर ड्रॉप। एक उपकरण के रूप में इस अवधारणा को अमेरिकी अर्थशास्त्री
मिल्टन फ्रीडमैन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, हेलीकॉप्टर ड्रॉप जो है इसको अवधारणा को किसने, अमेरिकी अर्थशास्त्री थे मिल्टन फ्रीडमैन ने प्रतिस्थापित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में, आर्थिक जैसे मंदी हो गई, यह संभव है कि केंद्रीय बैंक आरक्षी अनुपात में कटौती करे। ठीक है, रिजर्व रेशियो में कटौती करे। कैसे रिजर्व रेशियो, बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करे, परंतु फिर भी क्या होता है, बैंक ऋण देने से कतराएं, बैंक ऋण न दें। ऐसे में तरलता संजाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, इस असामान्य दशा में क्या किया जाता है, हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, बीच से बैंकों को हटा दिया जाता है एवं केंद्रीय बैंक सरकार से सार्वजनिक व्यय को, केंद्रीय बैंक क्या करती है, सरकार से सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के लिए कहती है। ऐसे करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या है, सरकार को ऋण प्रदान करती है। केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण देगी एवं आवश्यकता पड़ने पर नए नोट भी जारी करती है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो नए नोट भी जारी करेगी। अगला टर्म्स है हेलीकॉप्टर हुवर। हुवर का अर्थ है वैक्यूम क्लीन, जो धनराशि जमा राशि के रूप में बैंकिंग व्यवस्था में उत्पन्न होती है। बैंकिंग धनराशि जमा राशि के रूप में बैंकिंग व्यवस्था में उत्पन्न होती है। उसे सोखने के उद्देश्य से CRR कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया जा सकता है, परंतु वह धनराशि जो कि काले धन के रूप में, मान लो कोई धनराशि बैंकिंग व्यवस्था से बाहर एवं लोगों के पास पड़ी है, उसे CRR को बाहर बढ़ाकर नहीं सोखा जा सकता। उसको कैसे आप ले लोगे, जो काला धन पड़ा है वो तो धीरे धीरे निकलता ही रहेगा। उसे सोखने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर हुवर का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, सामान्य शब्दों में विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, जिसे मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी की थी, ये एक रास्ता होगा। काला धन ऑटोमेटिक लोग निकालेंगे, चाहे थोड़ी मात्रा में, चाहे ज़्यादा, चाहे जैसे पहुँचाएँ, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। अगला टर्म्स है निगेटिव इंटरेस्ट रेट। ये क्या है, इसका प्रयोग भी असामान्य परिस्थितियों में मांग को बढ़ावा देने के लिए, किस लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। विगत 8 वर्षों में जापान में नकारात्मक ब्याज दर लागू थी। 8 साल से देखिए, मान लो जापान में निगेटिव ब्याज दर लागू थी। 8 वर्षों के बाद मार्च 2024 में जापान की केंद्रीय बैंक ने इसे खत्म कर ब्याज दरों को बढ़ाकर के क्या कर दिया, 0 से 0.1% कर दिया। अब समझ लीजिए, जापान में 0 से 0.1% है, अन्यथा यह ब्याज दर 0 से भी कम थी। इस उपकरण के अंतर्गत क्या होता है, केंद्रीय बैंक जब बैंकों को ऋण देती है तब ब्याज नहीं लेती, तो ब्याज नहीं लेती, उल्टे वह बैंक को ब्याज देती है। उल्टे क्या करती, बैंक को ही ब्याज देती है रिजर्व बैंक। उदाहरण स्वरूप यदि बैंक 100 रुपये का ऋण दिया, यदि रिजर्व बैंक बैंक को लोन भी देगी और ब्याज भी देगी, ये करती थी, तो बैंक केवल 99.90 रुपये ही वापस करेगी। इससे बैंक उपभोक्ता को कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा सकेंगे। ठीक है, अगला टर्म्स क्या है, प्रधान ऋण, प्राइम लेंडिंग रेट एवं आधार दर बेस रेट। ठीक है, 2 चीज़ पढ़ेंगे। प्रधान, प्राइम लेंडिंग रेट क्या है, इसके इंग्लिश टर्म्स जरूर याद करिए। प्रधान ऋण दर वह क्या है, वह ब्याज दर थी जिस पर बैंक क्या करती है, अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। ठीक है, प्राइम लेंडिंग रेट होते हैं, कोई अच्छे कस्टमर होंगे, प्रीमियम कस्टमर, उनको एक अलग ब्याज दर पर ऋण देती है। सर्वश्रेष्ठ ग्राहक वे ग्राहक हैं जिनके आय का ठोस स्रोत हो, मतलब जिनके इनकम का जरिया बैंक को भी मालूम हो कि इनकी इनकम परमानेंट है, एवं जिनके ऋण का एक स्वच्छ इतिहास हो, मतलब पहले लोन लिया हो तो समय से अदा कर दिया हो। ऐसे प्रधान ग्राहकों को कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है एवं इस ब्याज दर को किसी भी हद तक नीचे लाया जा सकता है। अब देखिए क्या कंडीशन, मतलब कितना भी आप कम कर सकते हो। वर्ष 2010 में RBI ने प्रधान ऋण दर की व्यवस्था को खत्म कर आधार दर की व्यवस्था लागू की। अब देखिए, प्राइम लेंडिंग रेट जो था पहले, इसका मतलब इसके दुष्प्रभाव भी होते थे। लोग अपने चहेतों को लोन दे देते थे और ब्याज दर बहुत कम कर देते थे। ठीक है, इसीलिए 2010 में RBI ने इसको प्राइम लेंडिंग रेट को ख़त्म कर दिया और इसके ख़त्म कर आधार बेस रेट लागू कर दिया। ठीक है,
इसके उपरांत आधार दर वह न्यूनतम ब्याज दर बन गया जिसके नीचे बैंक अपने कर्मचारियों एवं किसानों को छोड़ किसी भी अन्य ग्राहक को ऋण नहीं दे सकती। ठीक है, जिसके नीचे एक बेस रेट बन गया कि इसके नीचे आप या तो अपने कर्मचारियों को दे सकते हैं या किसानों को छोड़ किसी भी अन्य ग्राहक को ऋण नहीं दे सकते। आधार दर की गणना कर इसकी घोषणा बैंक सार्वजनिक रूप से करते थे। इसे किसी विशिष्ट ग्राहक के लिए नीचे नहीं लाया जा सकता था। ठीक है, मतलब ये इसकी घोषणा हो जाती थी, जो होती थी वही होता था। इसकी गणना के लिए बैंक निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखती थी। इसकी गणना कैसे की जाती थी कि जमा राशि पर होने वाला व्यय, कास्ट ऑफ डिपॉजिट, जो जमा राशि है उस पर व्यय कितना होता है, परिचालन में होने वाला व्यय, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, सीआरआर से होने वाली क्षति, निगेटिव रिटर्न ऑन सीआरआर, सीआरआर में हम ब्याज कितना दे रहे हैं बैंक आरबीआई को, लाभ, प्रॉफिट मार्जिन क्या है बैंक का उसी हिसाब। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR एंड रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, मार्जिनल MCLR, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट RLLR, रेपो रेट लेंडिंग, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। ठीक, जब भी आरबीआई रेपो दर में परिवर्तन करती थी वह बैंकों से अपेक्षा करती थी कि वे अपना आधार दर उसी अनुपात में परिवर्तित करें। ठीक है, आरबीआई रेपो दर में जब परिवर्तन करती थी तो बैंक से सभी बैंकों से भी अपेक्षा करती थी कि वे जो अपना आधार बेस है उसमें भी परिवर्तन करें, परंतु बैंक ऐसा नहीं करती थी क्योंकि आधार दर की गणना की प्रक्रिया में आरआर की कोई भूमिका नहीं थी। अतः आरबीआई ने क्या किया, 2016 में आधार दर को प्रतिस्थापित कर MCLR की अवधारणा लागू की। फिर आरबीआई ने क्या किया, 2016 में MCLR लाया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट ये के आने के उपरांत क्या हुआ, न्यूनतम ब्याज दर बन गई, मतलब MCLR से नीचे नहीं ला सकते, जिसके नीचे बैंक किसानों एवं अपने कर्मचारियों को छोड़ किसी भी अन्य ग्राहक की ऋण प्रदान नहीं कर सकती थी। इस दर की घोषणा बैंक सार्वजनिक रूप से करती थी। इसकी गणना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया एवं कास्ट ऑफ डिपॉजिट को प्रतिस्थापित कर एक प्रावधान के रूप में कास्ट ऑफ फंड को लागू कर दिया। पहले जो कास्ट ऑफ डिपॉजिट था उसको बदल के कास्ट ऑफ फंड कर दिया गया। अतः इसके अंतर्गत बैंक न सिर्फ जमाकर्ता की जमा राशि पर दिए गए ब्याज को ध्यान में रखेगी, बल्कि क्या बैंक आरबीआई से अथवा किसी भी अन्य स्रोत से ऋण प्राप्त करती है तब क्या होगा, तब उस ऋण पर दिए गए ब्याज को भी ध्यान में रखेगी। उद्देश्य यह था कि आरआर में परिवर्तन, रेपो रेट में परिवर्तन के साथ बैंक अपने न्यूनतम ब्याज दर अर्थात MCLR, मार्जिन बेस्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट में परिवर्तन करें। बैंकों के लिए MCLR की गणना कठिन थी। बैंक क्या MCLR की गणना करने में कठिनाई महसूस करते थे। 2019 में क्या हुआ, MCLR को प्रतिस्थापित कर RLLR की अवधारणा लागू की गई। फिर क्या हुआ, 2019 से MCLR को प्रतिस्थापित कर दिया गया और RLLR की अवधारणा लागू की गई। वर्तमान में RLLR वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे बैंक किसानों एवं अपने कर्मचारियों को छोड़ किसी भी ग्राहक को ऋण प्रदान नहीं कर सकती। ठीक है, इसकी गणना सरल बनाते हुए तय किया गया कि बैंक एक मार्जिन तय करेगी जिसे RR से जोड़ देंगे, अतः यह योग उनका RLLR कहलाएगा। अतः जैसे ही आरबीआई RR में परिवर्तन करेगी बैंक RLLR उसी अनुपात में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखिए। MCLR फुल फॉर्म क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, और RLLR क्या होता है, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। ठीक है,
आगे देखिए, विदेशी मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा के विनिमय दर का निर्धारण, जैसे डॉलर है तो रुपए, इसका विनिमय दर का निर्धारण क्या होगा। भारत में या किसी भी देश में घरेलू मुद्रा का विनिमय दर तय करने के उद्देश्य से अलग अलग प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। डॉलर एवं रुपए के विनिमय दर से तात्पर्य क्या है, एक डॉलर खरीदने में कितने रुपए की आवश्यकता होगी। हमें मान लो एक डॉलर लेना है तो कितना रुपए जरूर, एक डॉलर बेचने पर कितने रुपए की प्राप्ति होगी। डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत एवं कमज़ोर होता रहता है। रुपए के मजबूत होने से कुछ लाभ होते हैं, साथ ही कुछ क्षति भी पहुंचती है। इसी प्रकार रुपए के कमज़ोर होने से कुछ लाभ एवं कुछ क्षति भी होती है। ठीक है, यदि डॉलर की तुलना में क्या हुआ, रुपया मजबूत होता है। अब डॉलर की तुलना में क्या हुआ, मान लो रुपया मजबूत हो गया। ठीक है, एक डॉलर पहले मान लो तो 80 रुपये था और अब एक डॉलर हो गया घटकर 75 रुपये। अगर घटेगा तो मजबूत हुआ। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा आयात सस्ता हो जाएगा। ठीक है, पहले जब हम एक डॉलर की वस्तु आयात करते थे तो हमें 80 रुपया देना होता था, लेकिन अब रुपया मजबूत हो गया तो अब हमें 75 ही देना पड़ेगा। 75 देना पड़ेगा तो आयात सस्ता हो जाएगा। आयात के सस्ता होने से क्या होगा, मुद्रास्फीति कम होती है। साथ ही बाह्य ऋण स्वतः कम हो जाते हैं, बाहरी जो ऋण लोन होते हैं कम हो जाते हैं। परंतु रुपए के जब मजबूत होने से निर्यात पर प्रतिकूल। अब देखिए, आयात तो सस्ता होगा लेकिन निर्यात क्या होगा, निर्यात हमारा महंगा हो गया। ठीक है, मान लो कोई चीज़ एक डॉलर में बिक रही है तो पहले 80 रुपये मिलते थे, अब 75 मिलेंगे। निर्यात महंगा हो जाता है, निवेश में कमी आ जाती है, निवेश कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट। भारत में विदेशी पर्यटन प्रभावित होगा। ठीक है, पर्यटन पहले जब एक डॉलर खर्च करता था तो भारत में कितने 80 रुपये मिलते थे, अब 75 मिलेंगे। इसके उपरांत यदि रुपया कमज़ोर हो जाए तब ऐसे में भारत से निर्यात सस्ता हो जाएगा एवं विदेशी खरीदारों के लिए भारत से आयात करना सस्ता हो जाएगा। जब निर्यात सस्ता होगा तो विदेशी ज़्यादा आयात करेंगे। रुपए की कमज़ोर होने से आयात महंगा हो जाएगा एवं बाह्य ऋण स्वतः बढ़ जाएगा। किसी भी देश घरेलू मुद्रा की दर को तय करने अथवा नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये पद्धति अपनाई जाएंगी 3। पहला क्या है, फ्री फ्लोट सिस्टम या क्लीन फ्लोट सिस्टम, स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली। ये क्या होता है, फ्री फ्लोट सिस्टम या क्लीन फ्लोट सिस्टम। दूसरा क्या है, मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, डर्टी फ्लोट सिस्टम और पेज्ड सिस्टम। तो पहला क्या है, स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली। इसको देखेंगे, इसमें क्या होता है, ऐसी प्रणाली का प्रयोग मुख्यतः विकसित देशों में देखा जाता है। जो स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली है ये विकसित देशों में देखा जाता है। ऐसी व्यवस्था में क्या है, घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को मुख्यतः बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कि बाजार ही निर्धारण करेंगे कितना है इसका विनिमय मूल्य। केंद्रीय बैंक का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इस पूरी प्रक्रिया में नहीं देखा जाता। यहाँ बाजारी ताकतों का अर्थ है किसी भी विदेशी मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति पर छोड़ देना। यदि किसी भी मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो जाए, मतलब बाजार का मतलब क्या होता है कि बाजार में डिमांड बढ़ेगी तो वस्तु महंगी, डिमांड घटेगी तो वस्तु सस्ती। ऐसे में मुद्रा कमज़ोर होती है। यदि उस मुद्रा की मांग बढ़ जाए तो मुद्रा मजबूत होगी। अगला टर्म क्या है, प्रबंधित प्रवाह प्रणाली। प्रबंधित प्रवाह प्रणाली, भारत जैसे विकासशील देशों में प्रबंधित प्रवाह प्रणाली का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, घरेलू मुद्रा के विनिमय ठीक है, घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को बाजारी ताकतों पर छोड़ तो दिया जाता है। इसमें भी बाजार ताकत पर तो छोड़ दिया जाता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप भी करती है। उसमें हस्तक्षेप स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली में फ्री फ्लोट सिस्टम या क्लीन फ्लोट सिस्टम में गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन जो इसमें है मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, इसमें क्या है, हस्तक्षेप करती है समय आने पर। ठीक है, जरूरत पड़ने पर। भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई एक मनोवैज्ञानिक परिसीमन तय करती है। अमेरिकी डॉलर जैसे विदेशी मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति के आधार पर घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को इस परिसीमन के अंदर छोड़ देती है। जब तक रुपए का विनिमय दर मतलब एक रेशियो तय कर देती है कि 4 से 5 के बीच में या 7 से 10 के बीच में, है ना, इसके अंदर रहता है तो आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही परिसीमन का उल्लंघन होता है तो आरबीआई क्या हस्तक्षेप करती है। यदि डॉलर के अत्यधिक आगमन से डॉलर अधिक आ गया, डॉलर कमज़ोर एवं रुपया ज़्यादा मजबूत हो जाए तो निर्यात में कमी हो जाएगी, एफडीआई एवं निवेश में भी कमी हो जाएगी। ठीक है, डॉलर अधिक तो रुपया क्या कमज़ोर हो जाएगा। एक डॉलर पहले 80 रुपये का तो अब 75 रुपये का हो गया।
ठीक है। इससे निर्यात में कमी हो जाएगी, ठीक है। निर्यात कम होगा कि हमारा सामान जो विदेशों में जाएगा वो कम जाएगा, कम पैसा मिलेंगे। और एफडीआई में निवेश में भी कमी आएगी, विदेशी लोग एफडीआई में निवेश नहीं करेंगे क्योंकि उनके डॉलर का मूल्य कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में डॉलर को कमज़ोर होने से रोकने के उद्देश्य से क्या करती है, आरबीआई बाजार से डॉलर खरीद लेगी, फिर बाजार में जो डॉलर है आरबीआई खरीद लेगी, अधिशेष डॉलर को सोखने का प्रयास करेगी। इससे डॉलर की कृत्रिम मांग उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा, अब आरबीआई डॉलर ले लिया तो मार्केट में डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या होगा, डॉलर के मूल्य में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। साथ ही रुपए के बाजार में प्रवाह में वृद्धि, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अतः एक समस्या के समाधान की प्रक्रिया से दूसरी समस्या उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगी, इस प्रभाव को नियस्त करते हुए आरबीआई बाजार में प्रतिभूतियाँ भी बेचेगी, आरबीआई प्रतिभूतियाँ बेचेगी एवं अतिरिक्त रुपए को सोख लेगी, ठीक है। ठीक, बाजार स्थिरीकरण योजना इसी उद्देश्य से लाई गई थी। इस पूरी प्रक्रिया कृत्रिम निष्फलीकरण, आर्टिफिशियल स्टेरलाइजेशन कहते हैं। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का ही हिस्सा है, ठीक है। ये स्टेरलाइजेशन शब्द पूछते हैं, ये किसका हिस्सा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का हिस्सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है ये। इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में डॉलर के पलायन के कारण मांग ज़्यादा हो, पलायन के कारण डॉलर, अर्थव्यवस्था में क्या, डॉलर के पलायन के कारण क्या, डिमांड ज़्यादा हो एवं आपूर्ति सप्लाई कम हो, तब ऐसे में डॉलर सशक्त होगा एवं घरेलू मुद्रा कमज़ोर होगी। यदि घरेलू मुद्रा आवश्यकता से ज़्यादा कमज़ोर हो तो ऐसे में हमारा आयात इंपोर्ट महंगा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अतः घरेलू मुद्रा को कमज़ोर होने से रोकने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे। क्या क्या, आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा कोष से डॉलर बेचना प्रारंभ कर देगी। आरबीआई क्या करेगी, जो अपना विदेशी फंड होगा उससे अपना डॉलर बेचना प्रारंभ कर देगी। आरबीआई डॉलर के प्रवाह को बढ़ाएगी, ठीक है। आरबीआई डॉलर के प्रवाह को बढ़ाएगी मार्केट में, परंतु इस उद्देश्य से आरबीआई क्या करती है, अपने विदेशी मुद्रा कोष का 6% से ज़्यादा एक वित्तीय वर्ष में प्रयोग नहीं कर सकती। इसकी भी लिमिट है कि 6% से ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकती, ठीक है। आगे देखें, आरबीआई जो है भारतीय बैंकों को दिशा निर्देश देगी कि एनआरआई जमा राशि का, जो एनआरआई जमा राशि करते हैं उसमें ब्याज दर बढ़ाएं। इससे क्या होगा, एनआरआई ज़्यादा पैसे जमा करेंगे, इससे वे भी आकर्षित होंगे एवं भारतीय बैंकों में डॉलर जमा कर देंगे। एनआरआई, विदेशियों के पास डॉलर उनके पास रहता है, परंतु यह एक तात्कालिक उपाय है। दीर्घकालीन अवस्था में इसका प्रभाव नकारात्मक होगा। जमा राशि के परिपक्व होने पर ज़्यादा धनराशि का पलायन होगा, ठीक है। लेकिन फिर इससे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। जमा राशि जब परिपक्व मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तब ज़्यादा धनराशि देना पड़ेगा। आरबीआई भारतीय कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक ऋण ईसीबी की सीमा बढ़ाएगी, ठीक है। इससे भारतीय कंपनियां डॉलर के रूप में ज़्यादा ऋण प्राप्त कर सकेंगी, परंतु यह भी एक तात्कालिक उपाय है। दीर्घकालिक रूप में इसका भी प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा बाद में। भारत सरकार विदेशी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को सरल बनाएगी। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जो शेयर बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियमों को सरल बना देगी कि विदेशी लोग ज़्यादा निवेश करें, ठीक है। डॉलर के पलायन को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार क्या करेगी, सोने जैसे गैर अनिवार्य वस्तु पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है। अगला क्या है, पेज सिस्टम। पेज सिस्टम क्या है, इसका प्रयोग ऐसे देशों में होता है जो मुद्रा के विनिमय दर को अपने इच्छा अनुरूप स्थिर फिक्स रखने का प्रयास करते हैं। जो मुद्रा की विनिमय दर है उसको अपने अनुसार फिक्स करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत चीन जैसे अपनी घरेलू मुद्रा को डॉलर की तुलना में स्थिर कर देता है। ये व्यवस्था अपने भारत में नहीं है, ठीक है। भारत में अगर कर दिया जाए तो इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि भारत से निर्यात कम हो जाएगा फिर, एवं आवश्यकता पड़ने पर इस दर को परिवर्तित करता रहता है। यही कारण है कि चीन को करेंसी मैनिपुलेटर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि चीन क्या है, करेंसी को मैनिपुलेट करता रहता है। यह भी अमेरिका तथा चीन के बीच व्यापार संबंधी संघर्ष का एक आधार है, ठीक है।
चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं। चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।